हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर टुडेज सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम लोग फटाफट से देख लेते हैं दैट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी एक क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस। टुडे वी आर गोना डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर फंडामेंटल राइट्स दैट आर वेरी क्रूशियल फॉर मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जाम के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या बोल रहा है भाई? द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)A इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। आपका जो 19 आर्टिकल है, इट इज़ योर राइट टू फ्रीडम। 6 इसके सब पार्ट्स हैं जिसके अंदर आपका स्पीच और एक्सप्रेशन आ गया, राइट टू असेंबल पीसफुली आ गया, राइट टू मूवमेंट आ गया, रेजिडेंट का आ गया, ठीक है, राइट टू बिजनेस का आ गया, दैट वॉट एवर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन नीड टू फॉलो। सो ऑल ऑफ दीज 6 राइट्स आर देयर इन योर आर्टिकल 19। तो उसका जो सब क्लॉज 19(1) का जो सब क्लॉज ए है वो क्या कहता है कि यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज अदर्स व्यूज। ठीक है, कंसिडरेबल कि भाई आपको आपकी फुल फ्रीडम है कि आप अपने व्यूज़ प्रोपोगेट कर सकते हो और किसी और के व्यूज़ भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। राइट टू व्हाट? फ्रीडम ऑफ द प्रेस। येस, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, योर प्रेस इज ऑल्सो व्हाट? इट इज़ अ मीन्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इज़ अ मीन्स फॉर शोइंग योर व्यूज़, टेलिंग योर व्यूज़। सो यहाँ पर दिस ऑल्सो कम्स अंडर इट। राइट टू स्ट्राइक। नाउ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, आपका जो फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है वो आपके डिसेंट को प्रेजेंट भी कर सकता है, ठीक है, और आपकी डिससेटिस्फैक्शन को भी प्रेजेंट कर सकता है। आप बोल सकते हो, बट इट डज नॉट मीन दैट इट गिव्स यू द राइट टू डू व्हाट? राइट टू डू द स्ट्राइक्स। ठीक है, इट डज नॉट मीन दैट इट गिव्स यू द राइट टू व्हाट? स्ट्राइक। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन will not include your right to strike। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, दैट इज 1 and 2 only। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी सी बात? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? चलिए आगे चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। फंडामेंटल राइट्स आपके बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक में से आता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको इन टॉपिक्स को एटलीस्ट मिस नहीं करना है, ठीक है। जो आपके PYQs के अंदर हैं, ठीक है, उनको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो एटलीस्ट दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू पीपल नीड टू कवर। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल jeopardy? दैट डबल jeopardy क्या होता है? दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। तो आपका जो आर्टिकल 20 है, ठीक है, आर्टिकल 20 जो है उसका जो सब क्लॉज 1 है वो किसके बारे में बात करता है? आपके एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बात करता है, ठीक है, कि कोई भी लॉ को हम रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 2023 के अंदर कोई क्राइम कमिट किया था और उस टाइम के ऊपर उस क्राइम का कोई लॉ नहीं था, ठीक है, तो उसको जो भी उस टाइम पे जुडिशरी को समझ में आया उसको उस हिसाब से पनिशमेंट दे दी। बट अब 2026 के अंदर उसको एक तरीके का रिकग्नाइज क्राइम मान के उसके लिए लॉ बन गया। तो अब वो जो इंसान ऑलरेडी वो सज़ा भुगत रहा है उसको दोबारा से इस लॉ के तहत उस टाइम की सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ योर लॉज। सेकेंड आपका होता है, सेकेंड सब क्लॉज होता है आपका डबल jeopardy। मतलब किसी भी एक इंसान को उसके एक क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार ना तो उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और ना ही उसको क्या किया जा सकता है? पनिश किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका जो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज क्या है? 2 है, दैट टॉक्स अबाउट योर डबल jeopardy। इतनी बात सब लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। थर्ड, इसमें एक थर्ड क्लॉज भी है जो किसके रिलेटेड है? आपके सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब कोई भी इंसान को
कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ खुद गवाही दे, ठीक है। द पर्सन हु इज अक्यूज्ड ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू एक्ट एज व्हाट, एज अ विटनेस अगेंस्ट देम सेल्व्स, ठीक। तो आपका जो ये डबल जेओपार्डी है, इट कम्स अंडर योर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। नाउ अब हम आते हैं एक बहुत मेजर चीज़ के ऊपर, जो कि है आपका आरपीएससी का पैटर्न। अब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो सारे, ठीक है, बट अब आरपीएससी क्या करने लग गया है, आर्टिकल्स का सब क्लॉज आपसे पूछने लग गया है, ठीक है। बहुत फ्रीक्वेंट है ये पैटर्न जिसमें आरपीएससी आपसे आर्टिकल्स का क्या पूछने लग गया है, सब क्लॉज पूछने लग गया है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी आर्टिकल्स के गो थ्रू होते हो तो आप प्लीज़ उनके सब क्लॉजेस को भी एक बार देख के जाओ। आपको एटलीस्ट वो सीक्वेंस पता होना चाहिए, सो दैट आप लोग एक तरीके से उनको उन सब क्लॉजेस में से, उन ऑप्शंस के अंदर से कुछ चीज़ें एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सको, ठीक है। बिकॉज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे सब क्लॉजेस दिमाग में फिट रखें, नहीं, पॉसिबल नहीं है। नॉट इवन फॉर मी एज अ पॉलिटी टीचर, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आर्टिकल्स, जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनके सारे सब क्लॉजेस मैं याद रखूँ। सब क्लॉजेस के भी सब क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कोई आर्टिकल है, उसका फर्स्ट सब क्लॉज है, तो उसके भी ABCD हो सकते हैं। तो ह्यूमनली नॉट इवन द लॉयर्स दे कैन मेमोराइज ईच एंड एवरी आर्टिकल, उसका सब क्लॉज, फिर उसका सब क्लॉज, राइट। तो आपको क्या रखना है, एक दिमाग के अंदर यू नीड टू रिटेन अ पैटर्न, कि अगर मेरे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं एटलीस्ट एलिमिनेशन से आंसर तक पहुंच पाऊँ। क्योंकि हमारा एम क्या है, हमारा एम PhD करना तो नहीं है, हमारा एम आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो उसके लिए जो आपका माइंड आपसे कह रहा है उस तरीके से आप तैयारी कर लो, ठीक। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फ्रेज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 was judicially expanded to include due process of law in which landmark case। कौन सा लैंडमार्क केस था, आपके जो PYQs है उसमें भी मेंशन है, कौन सा था भाई, मनेका गांधी केस ऑफ 1978, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट जो भी आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बट इट मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी जस्ट, it must be fair and it must be rational, right? So it will include what, the due process of law, जो कि क्या होगा, जो कि just होगा, जो कि fair होगा और जो कि rational होगा। तो या करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी A, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। The right to education was inserted as a fundamental right under Article 21A by which constitutional amendment। तो आप लोगों को सबको पता है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन इज व्हाट, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। कौन सी अमेंडमेंट से आया था ये, आपके किससे आया था, योर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। अब इस एक अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A इंसर्ट हुआ, ठीक है। उसके अलावा आपका जो आर्टिकल 45 था, ठीक है, किसमें, BPSPs के अंदर, उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसके अंदर 11th ड्यूटी का एडिशन हुआ। तो आपको इस तरीके से क्या इंटरलिंकिंग करना आना चाहिए टॉपिक्स का। फंडामेंटल राइट्स का एक क्लॉज चेंज हुआ, ऐड हुआ, सॉरी, DPSP का एक जो प्रोविजन था वो चेंज किया गया, एंड आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर एक ड्यूटी को ऐड किया गया थ्रू व्हाट, थ्रू योर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं हम। नाउ विच फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 कैन नॉट, क्या बोल रहा है ये, कैन नॉट बी सस्पेंडेड even during proclamation of a national emergency under Article 352 based on internal armed rebellion। हमने देखा है 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, ठीक है, इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ योर इमरजेंसीज। नेशनल इमरजेंसी जब लग सकती है। अब ये क्या बोल रहा है कि भैया आर्टिकल 19 के कौन से पार्ट्स हैं जो कि
सस्पेंड नहीं हो सकते हैं ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ इंटरनल आर्म रेबेलियन। तो अगर हम देखेंगे तो इंटरनल आर्म रेबेलियन से अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड नहीं होता है, कोई सा भी उसका क्लॉज जो है वो सस्पेंड नहीं होता है, राइट। समझ में आ रही है तीसरी बात सब लोगों को? नाउ अब आप बोलोगे कि मैडम अगर सस्पेंड नहीं होता है तो हमारे पास में ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? नन, ऑल आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। नो, कोई सा भी नहीं होता है। ऑल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 रिमेन ऑपरेशनल। नाउ अब आप बोलोगे कि मैडम जब सस्पेंड नहीं होता तो मतलब ऑपरेशनल रहेगा सारे जो फ्रीडम्स हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। वाई? बिकॉज द प्रेजिडेंट थ्रू अ प्रोक्लेमेशन, ओके, ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑटोमेटिकली सस्पेंड तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ठीक है, इस चीज़ को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इन चीज़ों को, इन आर्टिकल्स को, इन राइट्स को मैन्युअली सस्पेंड किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? ऑटोमेटिकली नहीं सस्पेंड होगा, बट थ्रू अ प्रेसिडेंट्स ऑर्डर दीज राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। ऑलराइट, इसलिए ये स्टेटमेंट है ये हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं है, ठीक। नाउ आर्टिकल 19 राइट्स कैन ओनली बी सस्पेंडेड इफ द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इफ देयर इज एन इमरजेंसी दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, एट दैट टाइम आपका आर्टिकल 19 जो है वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। कहाँ लिखा है ये? आपके आर्टिकल 358 के तहत। समझ में आ रही है तीसरी बात सब लोगों को? राइट टू मूव फ्रीली, दिस इज नॉट द मैटर ओवर हियर। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर जो सबसे फीजिबल है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई? तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, पढ़ते हम सब लोग हैं, ठीक है, बट जब तक हम उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने ब्रेन को चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक हमें आदत नहीं पड़ेगी कि हम क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करें, राइट। अभी ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऑल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 रिमेन ऑपरेशनल कर सकते थे, राइट, कर सकते थे आप लोग, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू रीच द अल्टीमेट लेवल that your exam requires, ठीक। चलिए, so with that we'll end today's session। कोई doubts queries हो definitely you can ask me in the comment section, and अगर और कोई दिक्कत आ रही है preparation के अंदर या किसी भी तरीके से, ज़रूर आप हम लोग से पूछें। we are always there to help you people, ठीक है। हम लोग हमेशा इधर मी और मनीषा मैम, हम दोनों ही we try कि जो भी हमारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जो भी कॉमेंट्स में बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते ही आते हैं, राइट। So if you are facing any doubts, any problems, so you should definitely ask in the comment section, and with that we'll end today's class। और अगर preparation से related कोई doubt है, आपको क्या करना है, comment section में जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसका गूगल फॉर्म भरो, और हमारे RS ओनली सेंटर के साथ में एक फ्री काउंसलिंग सेशन आप लोग रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें आपके सारे डाउट्स और क्वारीज हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, so with that we'll end today's session। Thank you so much and all the very best to everyone। Also one more thing, many of the students they are asking me कि मैडम हिंदी मीडियम। भैया, कोचिंग का असली मकसद यही है कि हम वी आर द एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम कोचिंग, राइट, एंड वी आर ऑपरेटिंग बिकॉज हमारा मेन मोटिव क्या था कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिनको नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर चीज़ें, प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर गाइडेंस, उनके लिए हम एक सोल्यूशन लेकर आए हैं, ठीक है। बट स्टिल in these classes at least I will try to inculcate questions in both English as well as Hindi, so that at least जो ये practice questions हैं इसके अंदर आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की भी जो है वो साथ साथ में प्रैक्टिस होती जाए, ठीक है। फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लासेस ऑफ MCQs वी विल ट्राई टू इनकलकेट हिंदी मीडियम के अंदर क्वेश्चंस भी, ठीक। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ऑल्सो हमारी जो क्लास होती हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट के अंदर होती है, तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा इजीली उन चीज़ों को समझ सकता है, ठीक है।
सो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ बैरियर। फिर भी अगर हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना हम लोग लैंग्वेज को ऐसा रखने की कोशिश करते हैं कि सब बच्चों को वो चीज़ समझ में आ जाए, राइट? चलिए, सो विद दैट वी विल एंड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।